Hello friends, in this video we will complete machine design, all the formulas, all the concepts. तो इसमें हम इस शॉर्ट वीडियो में पूरा मशीन डिजाइन के जो जो फॉर्मूले बनते हैं और उनको हम कैसे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करें, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक आता है मशीन डिजाइन में, वो हमारा होता है फटीग डिजाइन से रिलेटेड। तो फटीग डिजाइन में हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्ट्रेसेस होंगे वो ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे। तो फटीग डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स या एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शाफ्ट ले लेता हूँ। अब जो ये शाफ्ट है ये घूम रहा है, इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। मैंने ऐसे इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा दिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यदि ये इसके ऊपर ये ऐसे रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो यहाँ पे जो टॉप फाइबर है इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे और यहाँ पे कंप्रेशन होगा। तो लेकिन ये वाला जो टेंस अपर फाइबर है ये अभी तो ऊपर है, लेकिन घूम के नीचे चला जाएगा तो फिर इसमें कंप्रेशन हो जाएगा, फिर ये घूम के ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो स्ट्रेसेस हैं वो एक सेक्शन के ऊपर कभी टेंशन पे होगा, कभी कंप्रेशन के ऊपर होगा, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन। तो यदि मैं इसमें स्ट्रेस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं इसका, तो इस तरीके से आपका प्लस माइनस स्ट्रेसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएट करेंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फटीग। ओके, इसको हम फटीग की कंडीशन बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के फटीग होते हैं वो मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फटीग, तो अब इसमें हम समझेंगे कि ग्राफ की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके के फटीग हम सिलेबस में पढ़ते हैं। तो पहला केस देखो कैसा बन सकता है। इस तरीके का फटीग हो सकता है कि जहां पे आपका मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऐसे वेरी कर रहा है। इस तरीके का फटीग हो सकता है। दूसरा आपके पास जो केस बन सकता है वो इस तरीके का ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस का केस बन सकता है। तीसरा जो केस बन सकता है वो इस तरीके का फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का केस बन सकता है कि एक मीन स्ट्रेस होगा और यहाँ से ऊपर ऐसे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस होंगे आपके पास। तो इन तीनों के नाम बहुत जरूरी हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड देखिए कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरीज। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड। दूसरा जो केस आपका बनता है, ये ए पार्ट ले लेता हूं, दूसरा जो बी पार्ट है इसको देखो, आप अल्टरनेट करंट पढ़ते हो 10th क्लास में, हमने अल्टरनेट करंट वगैरह पढ़ा हुआ है। तो अल्टरनेट करंट के जैसा इसका जो ग्राफ है, तो हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस। सो दिस इज वेरी बेसिक, ये तो याद रखना भी आसान है। अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट करंट जैसा है। और इसको फ्लक्चुएटिंग, जैसे हम टॉम में ग्राफ पढ़ते हैं ना, फ्लाई व्हील का, तो उस जैसा ही है। तो ये फ्लक्चुएशन, जो एनर्जी में फ्लक्चुएशन हम वहां पे पढ़ते हैं, तो इसको हम वहां से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दिस इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम स्ट्रेस को देख रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझना है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। जैसे मीन स्ट्रेस है, तो मीन स्ट्रेस का मतलब सिग्मा एम। मीन कैसे निकालते हैं, देखो सिग्मा मैक्स होगा एक वैल्यू, दूसरा सिग्मा मिनिमम होगा, तो दोनों का मैक्स प्लस मिनिमम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आपका मीन स्ट्रेस हो गया। इसी तरीके से आपको एक एम्पलीट्यूड स्ट्रेस लिखा होता है बुक्स में कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, मैक्स माइनस मिनिमम बाई 2 लिखते हैं। मैक्स माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2, ये आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले और होते हैं जो क्वेश्चंस पे यूज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस रेशियो का, जिसको हम डिनोट करते हैं एस आर से, ठीक है। स्ट्रेस रेशियो जो होता है वो होता है सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम। इन दोनों के जो रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रेशियो बोलते हैं। दूसरा एम्पलीट्यूड रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं ए आर। देखो ऊपर एम्पलीट्यूड नाम आया तो न्यूमरेटर में एम्पलीट्यूड आएगा, तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस अपॉन मीन स्ट्रेस। तो ये चारों फॉर्मूले क्या होता है ना, क्वेश्चन में इधर उधर यूज हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको सभी फॉर्मूले बता दूंगा जो नॉर्मली मशीन डिजाइन में हम यूज करते हैं, ठीक है। सभी फॉर्मूले हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट वीडियो में। अब देखो एक कॉन्सेप्ट
आता है इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ठीक है। तो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं सिग्मा ई से, ठीक है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एक्चुअल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालना है और दूसरा आपको निकालना है लैब में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो उसमें फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? एक्चुअल में जो उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आएगी वो ऑब्वियसली कम होगी किसके कंपैरिजन में, जो लैब में आपने निकाला है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, के ए, के बी, के सी, के डी इंटू सिग्मा ई स्टार। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपने इंड्योरेंस लिमिट निकाली। सिग्मा ई स्टैंड फॉर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। स्टार क्यों लगाया? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी, इतनी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? हम एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्चुअल कंडीशंस में हम उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ कुछ अलग आएगी। तो जो के ए होता है, इसको हम बोलते हैं साइज फैक्टर। के ए इज साइज फैक्टर। साइज में मतलब क्या है? यदि आपने साइज बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज योर साइज फैक्टर। यदि आप साइज बढ़ाओगे तो के ए का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो एंड्योरेंस लिमिट आपकी कम हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है नॉर्मल बेसिक बेसिक, ठीक है। दूसरा जो केबी जो हम यूज कर रहे हैं वो होता है सरफेस फिनिश फैक्टर। अब देखो, यदि सरफेस फिनिश अच्छा है ऑब्जेक्ट का तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट अच्छी है होगी। इसका मतलब क्या है? यदि आप रफनेस बढ़ा रहे हो, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग रफनेस, तो उसका मतलब इतना सा है कि आपका जो केबी का वैल्यू है वो कम हो गया, तो इसकी इंड्योरेंस लिमिट कम हो जाएगी। केसी जो है दैट इज लॉर्ड फैक्टर। मैं ये बस केवल लॉर्ड लिख रहा हूँ, ये फैक्टर्स हैं सारे, दे ऑल आर फैक्टर्स, तो दिस इज लॉर्ड फैक्टर। यदि आप लोड को बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द लॉर्ड, द केसी विल डिक्रीज। ये तो सब सब पता है। देखो, अलग अलग टाइप के लॉर्ड होते हैं, ठीक है। बेंडिंग, एक्सियल, ठीक है। फॉर बेंडिंग के सी, फॉर बेंडिंग वो कितना होता है? 1 होता है। केसी फॉर एक्सियल लॉर्डिंग कंडीशंस, एक्सियल लॉर्ड के लिए जो केसी का वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 0.74 टू 0.75। केसी फॉर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में सबसे कम होता है ये। ट्विस्टिंग में आपका जो केसी का वैल्यू होता है वो होता है 0.56 टू 0.58, ठीक है, ये इतना होता है। तो देखो, मैंने बहुत बेसिक बेसिक आपको बताया। केडी जो आपका होता है वो टेम्परेचर फैक्टर होता है। यदि टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो उसका जो इंड्योरेंस लिमिट है वो कम हो जाएगा। तो बस हम इतना समझ लो आप, टेम्परेचर भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेंटेन रखते हैं जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो शाफ्ट है वो जब घूम रहा है, वो जरूरी नहीं है ना स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही ऑपरेट हो रहा हो, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एसन कर्व का आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एसन कर्व बना दे रहा हूँ और एसन कर्व से रिलेटेड देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखो, यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैं ले रहा हूँ इसका स्ट्रेंथ और एक्स एक्सेस पे मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब मैं ग्राफ ले रहा हूँ तो मैं लॉग एन के साथ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। और वाई एक्सेस के ऊपर आई एम एज्यूमिंग द स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ है शाफ्ट का वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ एसयूटी है। अब इसमें मैं कुछ इसको प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइकिल है लॉग एन, इसका वैल्यू 3 है, मतलब 10⁻³ साइकिल्स है। यहाँ पे जो वैल्यू है 10⁻, एन का वैल्यू 10⁻6 होगा, तो लॉग एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो जो ये ग्राफ आपको जो नजर आता है दैट इज लाइक दिस। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0.9 एसयूटी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? लॉग 10⁻3, क्योंकि एन का वैल्यू क्या है? 3 है ना, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ ऐसा, लॉग एन का वैल्यू 3 है। अब यहां से और यहां तक जो आपका ग्राफ बनेगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसका एंड्योरेंस लिमिट है दैट इज
0.5 SUT. So this is sigma E, that is 0.5 into SUT. This is the graph for mild steel. ठीक है, दिस इज द एसन कर्व फॉर माइल्ड स्टील. तो अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, देखो कि आपसे पूछेगा कि यदि उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी लाइफ कितना होगा. ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाला रीजन है ये सेफ रीजन है, ऊपर चले जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो उसकी लाइफ दे देगा और उससे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पूछ लेगा. तो इस रीजन में आप ऑपरेट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होगी और आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. देखो कैसे, यहाँ पे जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे log 0.9 SUT, 3. ठीक है, ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है log 0.5 SUT, 6. तो ये दो कोऑर्डिनेट है, तो या तो इन दोनों का स्लॉप से निकाल लो या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो. आपको पता है स्ट्रेट लाइन का जो स्लॉप है वो तो सेम रहना है. यू कैन राइट डाउन द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और उससे आपको जो भी एक्स और वाई में से एक वैल्यू दे देगा और दूसरा आपसे पूछेगा. ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से इसका कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, तो देखो क्या आएगा. यहाँ पे मान लेता हूँ ये एक्स जो होगा दैट इज log ऑफ सिग्मा. ठीक है, और जो y है वो क्या है, log n. ठीक है, तो अब यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लो, स्लॉप इक्वेट कर दो. ठीक है, तो यदि मैं इक्वेट स्लॉप इक्वेट करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 3 - log n अपॉन log ऑफ 0.9 SUT माइनस log ऑफ सिग्मा. राइट, ये किसके बराबर होगा, इसके स्लॉप के बराबर. नीचे वाले दोनों पॉइंट्स में कितना स्लॉप बनेगा लाइन का, सो ये आपका हो जाएगा log n -6 अपॉन log सिग्मा माइनस log 0.5 SUT. तो इस तरीके से आप इक्वेट करके इसको सॉल्व कर दोगे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के बेसिक स्लॉप वाले आइडिया से. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक ग्राफ बनाऊंगा उससे. ये लास्ट है इस फटीग डिजाइन में, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसमें सोडरबर्ग, गुडमैन, ये क्राइटेरिया जाते हैं. ठीक है, तो डिजाइन के, तो जो कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करोगे टू डिजाइन, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो उसमें देखो हम ग्राफ बनाते हैं. ये जो वेरिएबल है मैं पहले बता चुका हूँ, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस वाला. तो इसमें हम वाई एक्सेस के ऊपर तो लेते हैं एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा ए, यहाँ पे हम लेते हैं मीन स्ट्रेस. ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो जो सोडरबर्ग का रीजन आता है ना, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट इज बिटवीन सिग्मा ई और यहाँ पे आपका है एस वाई टी, दिस इज एस यू टी. तो ये जो लाइन बना आपका बिटवीन सिग्मा ई एंड योर एस वाई टी, दिस इज योर सोडरबर्ग लाइन. यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एस वाई टी. एच वाई टी दोनों को यदि मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास बनेगा लैंगर लाइन. ठीक है, दिस इज लैंगर लाइन. दूसरा देखो यहाँ पे, यदि मैं सिग्मा ई और एस यू टी को ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा बनेगा जो दूसरा गुडमैन क्राइटेरिया जिसको आप बोलते हैं. लेट मी ज्वाइन दिस. तो ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, बनानी है वैसे स्ट्रेट, तो लेट्स ड्रॉ इट स्ट्रेट. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज नथिंग बट योर गुडमैन लाइन. तो मेन तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैं इन तीनों की आपको इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ और कैसे आप इससे आप यदि क्राइटेरिया मेंशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे इक्वेशन लिखोगे. वो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालना आपको आता है, मीन स्ट्रेस निकालना आपको आता है, मैक्स प्लस मिनिमम बाई टू मीन आता है, मैक्स माइनस मिनिमम बाई टू एम्पलीट्यूड आ जाता है. अब देखो, यदि सोडरबर्ग के लिए आपको इक्वेशन लिखना है तो उसमें जो बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आपको आता ही है. तो यदि ग्राफ याद है तो हो जाएगा. तो देखो सिग्मा एम अपॉन
सोडरबर्ग में यहाँ पे इंटरसेप्ट एस वाई टी है, एस वाई टी लिख लेंगे, प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई, दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/n, क्योंकि जब आप इस अंदर वाले रीजन में रहेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, तो आपको सेफ रीजन में हो, यदि आप इससे बाहर चले गए तो आप सेफ नहीं हो। दूसरा गुडमैन लिख लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन तो आपको आता ही है लिखना, आप बस आराम से इनकी इक्वेशंस लिख के एनालाइज कर सकते हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो गुडमैन का क्राइटेरिया देख लेंगे यहाँ पे। तो गुडमैन साहब ने हमें क्या बताया, देखो, सिग्मा एम अपॉन एस यू टी प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई लेस देन और इक्वल टू 1/n। बस क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, एस वाई टी की जगह एस यू टी ले लिया यहाँ पे बस उन्होंने। तीसरा आपके पास लैंगर लाइन है, तो इन्होंने क्या बताया, इनका तो साफ साफ नजर आ ही रहा है लैंगर का, तो कि जो सिग्मा एम है उसमें भी आपका एस वाई टी प्लस सिग्मा ए अपॉन एस वाई टी, दिस वुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, एक होता है आपका मॉडिफाइड गुडमैन होता है। तो मॉडिफाइड गुडमैन में क्या आता है आपका, देखो, उसमें हम लेते हैं यहाँ तक, उसमें हम थोड़ा सेफ चलते हैं। देखो, यहाँ तक तो हम लेंगे गुडमैन, ये तो गुडमैन साहब को ही हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये इंटरसेक्ट हुआ ना, तो यहाँ तक हम ले लेंगे लैंगर। तो ये बन जाएगा क्या, मॉडिफाइड गुडमैन, क्योंकि हमने गुडमैन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। दिस इज मॉडिफाइड गुडमैन। तो देखो, हम यदि इधर अंदर रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो फिर हम सेफ नहीं है, हमारा डिजाइन सेफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, कुछ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स होते हैं। अब जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स होते हैं वो इसलिए आते हैं हमारे सिस्टम में, और इसलिए हमें स्टडी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि थ्योरेटिकल हमारा स्ट्रेस जो आ गया वो सिग्मा मैक्स आ गया, मान ले, तो आपने कैलकुलेशन किया, आपका जो स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है वो सिग्मा मैक्स आ गया। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल देखा ना, तो उसमें जो स्ट्रेस था एक्चुअल में वो सिग्मा मैक्स से भी ज्यादा था। क्यों? ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स। मतलब आप जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रेस एक्चुअल में हो सकता है बॉडी के अंदर, ड्यू टू, सो उन उस चीज को हम थोड़ा रियलिटी तक पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक, जो गेट में कई बार पूछा भी गया है, कि मान लो इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, और यहाँ पे ये हॉलो टाइप सेक्शन है, इलेप्टिकल सेक्शन है, इसका ये वाला जो साइड है माइनर, ये ए है, ये वाला जो मेजर सेगमेंट है इसका ये बी है, और आप जो लॉर्ड लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग द लॉर्ड लाइक दिस। तो अब आप बताओ इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो इसमें जो केटी का वैल्यू होगा ना, दैट विल बी 1 + 2a अपॉन बी, इट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हियर। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रख सकते हो, देखो ये लॉर्ड है, ये कौन सी साइड के परपेंडिकुलर है, ए के, तो ये ऊपर आएगी, ठीक है, 1 + 2a/b, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन होता है 1 + 2b/a करें 2a/b करें, तो मैंने बता दिया है, यदि लॉर्ड ऐसे लग रहा है उसके परपेंडिकुलर साइड देखो वो पहले आएगी, ठीक है। तो केटी का मैंने आपको बता दिया पंगा। अब कुछ हमारा सिस्टम में क्या होता है कि नॉचेज होती हैं, यदि हमारे पास इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसमें इस टाइप से दो नॉच है, तो नॉच की वजह से देखो ऑब्वियसली जो स्ट्रेसेस होंगे वो एक्चुअल में ज्यादा होंगे ना, ड्यू टू दीज नॉचेस। तो हम एक नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर पढ़ते हैं। तो व्हाट इज नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, उसको हम बोलते हैं क्यू, notch sensitivity factor. So this factor is known as Q. अब Q का जो वैल्यू होता है, इस नॉच की वजह से देखो फटीक में कुछ इंक्रीमेंट आया, जो मैक्सिमम आप निकाल रहे थे उससे भी ज्यादा फटीक इसमें हो रहा है, और जो स्टैटिक स्ट्रेस है उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट आया, तो स्टैटिक स्ट्रेस में भी इंक्रीज हो रहा है, और आपका जो फटीक स्ट्रेस है उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। उन दोनों का जो रेशियो है, इंक्रीमेंट इन द फटीक स्ट्रेस अपॉन द इंक्रीमेंट इन द स्टैटिक स्ट्रेस, वो रेशियो होता है नॉट सेंसिटिविटी। तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा, देखो सिग्मा, ये हो जाएगा के एफ इंटू सिग्मा ओ माइनस सिग्मा ओ। देखो के एफ क्यों आया, कि फटीग की वजह से आपका
फाइनल जो फटीग स्ट्रेस है वो कितना है, इनिशियल इतना था, ठीक है। नीचे स्टैटिक स्ट्रेस में कितना इंक्रीमेंट आया, तो के टी इंटू सिग्मा हो माइनस सिग्मा हो, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्यू का वैल्यू के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। तो बेसिक बेसिक आपको नॉट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यूज हो जाता है क्वेश्चंस में कि आपसे क्यू का वैल्यू पूछ लेगा। तो दिस इज नथिंग बट योर क्यू। तो इन फॉर्मूलेज के हेल्प से हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज कंप्लीट, दैट इज रिगार्डिंग योर फटीग डिजाइन।